हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करने को बिल्कुल स्टार्ट करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। यह है मणिपुर वॉयलेंस। आपको पता है, पूर्वोत्तर का एक राज्य है मणिपुर, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत जाना जाता है। पिछले 2 महीनों से ज़्यादा समय बीत गए और मणिपुर जल रहा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति क्या है और ये हिंसा कहाँ से भड़की है, हिंसा क्यों भड़की है। तो आज मैं आपको मणिपुर वॉयलेंस की कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए और इस सीरीज़ में मैं आपको बताता रहूँगा कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, हिंसा कहाँ भड़की है, कौन जिम्मेदार है, सीएम वहाँ पर में क्या कर रहे हैं, कोर्ट का क्या रुख है और केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय इस पर क्या कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये हिंसा शुरू होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मणिपुर हिंसा के बारे में जानें, हमको समझना पड़ेगा कि मणिपुर की सामाजिक स्थिति है क्या। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय रहते हैं। एक है मैतेई, एक है नगा और एक है कुकी। मैतेई समुदाय में ज़्यादातर हिंदू हैं, मैतेई मुसलमान भी हैं और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मैतेई ही वहाँ पर में निवास करते हैं। नगा और कुकी जो हैं वो ज़्यादातर ईसाई हैं। नगा और कुकी जो लोग हैं उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, यानी वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, अनुसूचित जनजाति के भाग हैं। अगर हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 जो है वो मैतेई समुदाय से आते हैं, बाकी 20 नगा से आते हैं और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक 12 मुख्यमंत्री वहां से आए हैं, जिसमें से 2 ही जनजाति से आते हैं। अगर हम मणिपुर की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करें तो ये थोड़ी विशिष्ट है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फॉल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह दिखाई पड़ते हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फॉल वैली में बसा हुआ है। बाकी 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच जो विवाद है वो बहुत पुराना है और बहुत संवेदनशील भी है। आपको बता दूं कि मैतेई समुदाय की मांग अभी ये रही है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और उनको भी आरक्षण मिले। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। उनकी दलील ये भी है कि इस समुदाय को उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। मैतेई समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी STDCM। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। इस कमेटी का ये भी कहना है कि मैतेई समुदाय को पहाड़ों से दूर किया जा रहा है, जबकि इन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। वे पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फॉल वैली में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो जनजातियां वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही हैं, जिनमें नगा और कुकी आती हैं, इनका कहना है कि मैतेई जनसंख्या में ज़्यादा हैं और राजनीति में उनका दबदबा भी है। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है। उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है और उसके फायदे भी वो उठा रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए, ऐसा इन जनजातियों का कहना है। अगर उन्हें आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेज में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिलेगी और उनकी जनजातियां और हाशिए पर चली जाएंगी। तो आपको अभी तक ये बात समझ में आई होगी कि मणिपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की जनसंख्या क्या है और क्या वहाँ की टोपोग्राफी है। और आपको ये भी बात फिलहाल समझ में आ गई होगी कि ये पूरा जो विवाद है ये जमीन का है और आरक्षण का है। 2 समुदाय जो जनजाति में आते हैं, वो एक समुदाय का विरोध कर रहा है कि उन्हें जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और एक समुदाय अपने आप को जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमारा जो कानून है, मणिपुर का कानून या और भी जितने भी देश में कानून चल रहे हैं, उन कानूनों पर एक कानून जिसे हम स्पेशल एक्ट कहते हैं, उसका नाम है SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। 1989 का ये कानून कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से कोई भी गैर अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति SC ST कम्युनिटी से नॉन SC ST कम्युनिटी का व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता।
अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से जाना चाहिए, और अगर प्रॉपर्टी खरीद ली है बिना उन कानूनी तरीकों का पालन किए हुए तो 5 साल तक की सजा है। मणिपुर में स्पेशल बात यह है कि वहाँ की जो जनजातियां हैं उससे गैर जनजाति लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मतलब मैतेई लोग अगर पहाड़ों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कानून उन्हें रोकता है। अगर मैतेई लोगों को जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो वो भी पहाड़ों पर प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे और साथ ही नौकरी में उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। पूरा विवाद आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 10 सालों से यह डिमांड पेंडिंग है और इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगले 4 सप्ताह में आप जवाब दें। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओपिनियन भी मांगी। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश नहीं दिया है, बस सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया है। लेकिन बात ये सामने आ रही है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को ही गलत समझ लिया गया। वहां रहने वाली नगा और कुकी जनजाति ने समझा कि कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का आदेश दे दिया है। अगले दिन मणिपुर विधानसभा की हिल एरियाज कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखी हैं। उनका कहना था कि कमेटी एक संवैधानिक संस्था है और उनसे भी सलाह मशविरा करना चाहिए था। आपको ये भी बता दूं कि पहाड़ी इलाके से चुने गए सभी विधायक इस कमेटी के सदस्य हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों। फिलहाल बीजेपी के विधायक डी गैंगमे इसके चेयरमैन हैं। ये पूरी हिंसा भड़कती है 3 मई 2023 को। 3 मई को ऐसा क्या हुआ कि पूरा मणिपुर जलने लगा। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और आगजनी, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं मणिपुर में बढ़ती चली गईं। तो 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित कर दी। आदिवासी एकजुटता रैली इसका नाम था। राजधानी इंफॉल से करीब 65 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ये जो रैली है ये आयोजित हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी थी कि इसी दौरान जनजातीय समूहों और दूसरी समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई और ये फिर हिंसा पूरे राज्य में फैल गई। तो 3 मई को जो हिंसा शुरू होती है इसका मूलभूत कारण ये है, जैसा कि स्टडी से सामने आ रहा है, बहुत सारी न्यूज़ और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंच पाया हूं। लेकिन कुछ लोगों का और कहना है कि कई और कारण हो सकते हैं इस हिंसा के। जैसे मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजातीय समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को सीएम बीरेन सिंह ने ट्वीट किया था। चुराचांदपुर में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 किलो अफीम बरामद की थी। उसी पर मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक मुद्दे को अपने ड्रग्स बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक सांप्रदायिक मुद्दा है जिसका मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं। कुछ और मीडिया सोर्सेज का कहना है कि प्रदेश में यह हिंसा एक दिन में नहीं भड़की है, बल्कि पहले से कई मुद्दों को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। जनजातियों के कब्जे वाली जमीन खाली करवाई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे थे। जिस जगह हाल ही में हिंसा भड़की है वो है चुराचांदपुर इलाका। वहां भी कुकी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। इन सब बातों को लेकर भी तनाव पैदा हुआ है। हिंसा की वजह से अब तक लगभग 10,000 लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के कई लोग आसाम में दाखिल हो रहे हैं और समस्या ये है कि किसी भी तरह से हिंसा पर काबू नहीं पाया जा रहा है। आगे के वीडियोस में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं और कौन है मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंसा रोकने में असफल हैं। कुछ लोग हैं जो उनके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं और कुछ हैं जिनको कहना है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते रहिए देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं और कानूनी प्रावधानों को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों ये वीडियो की वैदिक शिक्षा की इनका चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे इन्होंने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया, कंप्लीट स्टोरी के अंदर एक लड़की की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी मणिपुर के नाम से,
उस लड़की को लोगों ने नंगा करके रोड के ऊपर नेकेड करके, क्योंकि उसके कपड़े उतार के उसको भगाया, उसको रेप किया, फिर उसको मारा, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई है। इसके बारे में भी बहुत सारी वीडियो जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है और वो बहुत वायरल चल रही है। ये वाली चीज़ इन्होंने बिल्कुल भी इस वीडियो में जिक्र नहीं करी है, हैरत की बात है। बहरहाल इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को कवर किया है और बहुत ही सारे कानूनी नुक्ते जो भी है वो भी इन्होंने सारे के सारे कवर किए। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर और रह गई हैं, मुझे ना नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए